हाँ, गलतियाँ तो की है, गलतियाँ तो होती ही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को हर चीज़ तो पता नहीं होती थी। तो हम लिखते थे तो कई बार अपनी समझ से किसी का आंसर हमने लिख दिया, चेक होने के बाद पता लगता था कि नहीं ये तो गलत हो गया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना जो कल्चर है ना अपना, वो भी हम अपनी संस्कृति है वो उसका भी ध्यान बच्चों को होता रहे, तो वो चीज़ अब ध्यान आती है कि बहुत ज़रूरी है। वेलकम टू अप्रोच एंड पर्सनल विजन नेक्स्ट एट इन मुकेट स्टूडियो, जहां हम नेतृत्व, सामूहिक प्रयास और शिक्षा जैसी जरूरी मुद्दों पर गहराई से बातचीत करते हैं। मेरा नाम प्रियांशी है और मैं श्रुति हूँ। नमस्ते सर, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आज हम नेतृत्व और शिक्षा की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही साधारण बात से शुरुआत करना चाहते हैं। हम सब कभी न कभी स्कूल गए हैं। स्कूल की बहुत सी लंबी यादें ऐसी होती है जो बहुत लंबे समय तक हमको याद होती है। इसलिए हमारा अगला सेगमेंट है स्कूल चले हम। अच्छा। हाँ, हमारे पास यहाँ एक स्कूल बैग है। हम इसमें से कोई एक चीज निकालेंगे और इससे जुड़ा एक सवाल पूछेंगे। मतलब आपसे ये सवाल सभी पूछेंगे। चीज़ें हमने अपने स्कूल के समय इस्तेमाल की है, बट हम जानना चाहते हैं कि आज आप स्कूल में नहीं है तो ये चीज़ें आपको क्या क्या याद दिलाती है। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल रेडी हो। देखते हैं कि हमारा स्कूल बैग में से पहला क्या निकलता है। ये हमारे स्कूल बैग से रिपोर्ट कार्ड रिपोर्ट निकला। कार्ड। हम इससे प्रश्न पूछना आपसे चाह रहे हैं कि जब आप स्कूल में थे तब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता था, तब उसी लिए आपका क्या मतलब था, और अब आप रिपोर्ट कार्ड के बारे में सोचते तो अब आपका क्या मतलब है? बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे रिकॉल करना पड़ेगा कि रिपोर्ट कार्ड जब मुझे मिलता था बचपन में स्कूलिंग में, तो मिलने से पहले तो एक तो डर जो होता है नॉर्मल वो तो रहता ही था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाई चांस कह लें या ये मेरा अच्छा अनुभव रहा है इस बारे में कि मुझे सिर्फ ये चिंता होती थी कि इस बार क्लास में हम दोनों में से फर्स्ट सेकंड में से कौन फर्स्ट आएगा, क्योंकि एक क्लोज कॉम्पिटिटर और हम साथ होते थे। तो रिपोर्ट कार्ड जो है वो पहले तो थोड़ा सा डर का करता है, उसके बाद जो है वो एक बड़ा प्लीजेंट जो है ना वो यादें हैं मेरे साथ हमेशा बहुत सारी क्लासों की। हाँ, अब जब हम स्टूडेंट के लिए जब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं कि असेसमेंट करना है बच्चों का टीचर्स के थ्रू, तो थोड़ा जो लुक है ना वो बदल गया है पहले से। पहले तो हम सीधा जो है सिर्फ नंबर से काउंट करते थे, अब रिपोर्ट कार्ड का ही स्वरूप बदल चुका है। अब तो रिपोर्ट कार्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं जिससे कि जो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं ना संपूर्ण विकास, उसके बहुत सारे बिंदु उसके अंदर आ गए। तो उसको देखना, उसके आधार पे किसी स्कूल का या किसी जगह का, किसी बहुत सारे स्कूलों का या बच्चों का के बारे में जानना कि वो बच्चे क्या पसंद करते हैं, किस तरह की एक्टिविटी में वो जुड़े होते हैं, ये बड़ा बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है इस वजह ये जानना। पहले वाले पुराने रिपोर्ट कार्ड में तो ये था नहीं, इसका वजह इसको वहाँ सीधे नंबर होते थे। हाँ, तो आजकल जो है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन टीचर्स के लिए उसको जो नापना है ना वो बड़ा चैलेंजिंग भी होता है, यस सर। क्योंकि उन्हें बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ना बच्चों को, वैसे तो वो जानते हैं लेकिन उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है और बहुत सारे बच्चों के लिए लिखना पड़ता है। सो उसको सरल कैसे करते हैं आजकल हम उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो हमारा ध्यान इस पे भी होता है कि हम टीचर्स के लिए वो वाला काम सरल कैसे करते हैं, जिससे वो अपने बच्चों का ये पूरा जो ओवरऑल पर्सनैलिटी का सारे ट्रेट्स है ना वो रिपोर्ट कार्ड के ऊपर ज़्यादा सटीक तरीके से ला पाए। सर, हम लोग के साथ भी यही होता है। जब हम लोग को भी रिपोर्ट कार्ड मिलता था तो जैसे आपने कहा हमें भी वैसा ही लगता था। पहले डर लगता था, डर अभी लगता होगा। हाँ, अभी भी लगता है। अभी भी हम लोग स्कूल पढ़ते हैं ना। देखते हैं अगला हमारे बैग से क्या निकलता है। यहाँ पे हमारे पास एक नोटबुक है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो नोटबुक का ज़्यादातर इस्तेमाल किस लिए करते थे, और आज आप स्कूल में नहीं हैं तो आप ज़्यादा टाइप करते हैं या लिखते हैं? क्या इससे आपके सोचने और याद रखने के तरीके में कोई डिफरेंस होता है? हाँ, अगर इस नोटबुक को देख के मुझे अच्छा याद आ रहा है कि हर बार हम ऐसे ही जब सेशन स्टार्ट होता था ना तो उसमें ऐसे ही बुक को लेके, कॉपीज़ को लेके और उस पर चढ़ाते थे कवर, और ये बिल्कुल उसी फॉर्म में जिसमें हम नेम की स्लिप चिपकाते थे उसके ऊपर। तो वो तो रिकॉल होता है, बहुत अच्छा लगता था जब नया बस्ता बनता था हमारा हर क्लास में।
तो बुक्स का पूरा सेट नया जो है हम तैयार करते थे, नया कवर चढ़ा के। और बहुत कोशिश ये भी होती थी कि क्लास पे वो कॉपी बड़ी डिफरेंट हो, अलग दिखाई देनी चाहिए टीचर को, क्योंकि एक अलग ऐसा लगता था कि टीचर हमें बहुत चाहते हैं। ये फीलिंग हमेशा से रही है मुझे। तो वो क्लास में वो कॉपी बहुत ही नीट एंड क्लीन और साफ़ होनी चाहिए और सारा काम से पूरा होना चाहिए। उस समय की बात है वहाँ पे ऐसा। अब जो है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम बहुत डायरेक्टली जो है वो टीचर्स की नोटबुक को नहीं देख पाते, बिकॉज बीइंग अ टीचर एजुकेटर मैं ज़्यादातर इन मुद्दों के ऊपर टीचर से बात कर रहा होता हूँ उसमें, और उनको बता रहा होता हूँ या उनसे पूछ रहा होता हूँ कि वो कैसा एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के आने से ये चीज़ें जो हैं वो उनका स्वरूप बदला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है, सही हुई है, गलत हुई है, उनका स्वरूप बदला है। अब हम बहुत सारी चीज़ों को, रीडिंग मटेरियल को स्क्रीन पे दे सकते हैं, बच्चे उसे पढ़ भी सकते हैं, यहाँ तक कि कॉपी भी चेक कई बार हम जो है ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जो आप पूछ रहे थे ना इस बात को कि भाई वो फ़र्क क्या पड़ता है रीडिंग में, समझने में, फ़र्क तो पड़ता है। हम टेक्नोलॉजी से ना क्या होता है कि कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उस तक हम पहुंच सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन वो जो स्पीड है ना, वो कई बार ह्यूमन एब्जॉर्प्शन से कई बार मैच नहीं करती। तो हम बार बार ये सजेस्ट करते हैं कि बार बार टीचर्स को भी और बच्चों को भी कि जो अगर पेस थोड़ा सा कम हो, जैसे अगर हम जब लिख रहे होते हैं ना तो वो पेस मिल जाता है, वो स्पीड बन जाती है जब हम लिख रहे होते हैं, कि हम सोचने का समय मिल जाता है और लिख रहे होते हैं। लेकिन जब हम बने बनाए प्रिंटेड मटेरियल को एकदम से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तो शायद वो वाला समय एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन का, ना मेंटल डाइजेशन भी होता है, दिमाग भी तो कुछ हजम करता है ना, हाँ, यस सर। वो थोड़ा सा कम हो पा जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें ना दोनों ये जो मोड है ना, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की बहुत सारी अच्छी बातें हैं कि बहुत सारा अच्छा कंटेंट, वैरायटी ऑफ कंटेंट हमें मिल सकता है, तो वो हमें पहुंच के हिसाब से उसके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब हम उसे एब्जॉर्व कर रहे हो तो हमें वो जो नॉर्मल रीडिंग है और जो राइटिंग है ना, उसका जो फिजिकल एस्पेक्ट है, फिजिकल रूप है, यानी कि असली में हम किताब को खोल के पढ़ने की कोशिश करें, है ना, रीड लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। और जब हम कुछ सीखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, नोट्स लेना चाह रहे हो, तो हम कोशिश करें कि हम उससे पेन डाउन करने की, चाहे वो नोटबुक हो या डायरी हो, है ना, उसके ऊपर, उससे जो है वो जो एब्जॉर्प्शन है ना, उसका टाइम मिल जाता है और थिंकिंग का टाइम मिल जाता है, चिंतन का टाइम मिल जाता है। सो ये जो मोड है ना, इसको हम फिजिकल एज वेल एज डिजिटल बोलते हैं, फिजिटल बोलते हैं आजकल इसको, फिजिटल। हाँ, तो ये बड़ा एक एक्सेप्टेबल मोड बन सकता है। हम लोग भी अपने नोटबुक पे स्टिकर वगैरह चिपकाते हैं, नाम हाँ। लिखते हैं। क्या आपको याद है कि आपने कभी नोटबुक में गलतियां की है, तो आपको कैसा लगता था, और आज आप गलतियों के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, गलतियाँ तो की है, गलतियाँ तो होती ही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को हर चीज़ तो पता नहीं होती थी। तो हम लिखते थे तो कई बार अपनी समझ से किसी का आंसर हमने लिख दिया, चेक होने के बाद पता लगता था कि नहीं ये तो गलत हो गया, या कई बार खुद भी लिखते हुए भी पता लगता था। तो वो गलतियाँ वैसे हमने छिपाने की लेकिन कोशिश नहीं करी कभी ऐसा। हाँ, कभी कभी ऐसा लगा कि इसको बिल्कुल ही ऐसा बना दें जिससे कि पता भी नहीं लगे टीचर को कि क्या लिखा था पहले। कभी कभी कोशिश की, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि नहीं, टीचर को तो पता लग ही जाता है, तो क्यों ना हम बता ही दें उनको कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था या मैं भूल गया था। तो अपनी जो क्लास नोटबुक है उसमें भी और जो टेस्ट की कॉपी होती थी उसमें भी गलती हुई तो सिर्फ एक लाइन खींचे काट दिया और नया शब्द आगे लिख दिया, जिससे कि दोनों बातें पता लग जाए कि मेरे से गलती हो गई थी और मैंने उसको सुधार भी कर दिया उसमें। तो ये तो पुरानी बात हो गई। और अब जो है कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि बहुत सारा टाइम हम ये सारा काम स्क्रीन पे कर रहे होते हैं, तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगता कि हमने पहले क्या सोचा था, गलती का तो पता लगता ही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि हम पहले से ही इतने हमारे पास स्रोत होते हैं ना, सोर्सेज होते हैं, इनपुट्स होते हैं, कि हम उस चीज़ को एकदम नियर टू, जैसे कहते हैं ना, परफेक्ट बना ही लेते हैं, तो उसका पता नहीं लगता उस चीज़ का। हाँ, लेकिन गलतियाँ और तरह से हो सकती हैं। हाँ, वो काटने वाली गलतियाँ दिखाई ना दे वो बात अलग है, लेकिन हाँ, गलतियाँ और तरह से हो सकती हैं। अगर हम जब भी कोई चीज़ टेक्नोलॉजी से मांग रहे होते हैं
या टेक्नोलॉजी की हेल्प से लिख रहे होते हैं, तो अगर हम उस प्लेटफॉर्म पे या अगर हम उस जो विधा है, तरीका है, अप्रोच है, उसको नहीं जानते हैं, तो फिर हम गलत चीज़ ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जब होमवर्क करने के लिए कुछ कहीं से ढूंढ रहे होते हैं, है ना, तो उनके पास अगर टाइम कम हो, सोचे नहीं, तो वो कुछ भी कंटेंट जल्दी से कहीं से उन्होंने कॉपी किया और बिना सोचे हुए उन्होंने डाल दिया उसके ऊपर। Yes. तो अब इस तरह की गलतियां भी होती हैं जो टीचर्स पकड़ लेते हैं। तो गलतियां होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, गलतियों का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन उसी हिसाब से हमारे टीचर भी बदल रहे हैं, वो भी उस चीज़ को पकड़ लेते हैं हमारे। हाँ हाँ, हम लोग भी कभी कभी मोबाइल वगैरह से गूगल ये सब से सर्च करके लिख लेते हैं, तो टीचर तो पहचान जाती है हाँ कि तुम, क्योंकि मोबाइल का जो आंसर होता है ना वो बड़ा में रहता है और पता चल जाता है कि वो मोबाइल का है। हाँ, इसमें देखो, मोबाइल से, गूगल से या किसी भी स्रोत से लेना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा सबसे पहली बात है आपको प्रश्न का पूरा पता होना चाहिए कि आप असल में चाहते क्या हो पूछना। तो कई बार क्या होता है, प्रश्न पत्र में या कोई क्वेश्चन पेपर है या किसी वाइवा में कोई क्वेश्चन है, वो छोटी लाइन होती है, लेकिन आप उस लाइन को सुनो, पढ़ो और समझो, और उसके बाद ये पहले खुद एनालिसिस करो, इसका विश्लेषण करो कि क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। तो जब आप प्रश्न को समझ जाओगे ना, तो फिर आप जब कहीं सर्च करोगे तो सही प्रश्न पूछोगे। ठीक है ना, इसे इसे अब कहते हैं एआई में, इसे प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। तो हाँ, प्रॉम्प्ट, तो सही प्रॉम्प्ट यानी कि प्रश्नों को सही तरह से पूछना, ये भी हमें सीखना है। अगर आप सही प्रश्न पूछोगे तो सही उत्तर आएगा उसके ऊपर, और उसके बाद भी अगर मान लो कहीं कुछ गलती होती है तो आपको कभी भी किसी भी चीज को एज इट इज आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। चाहे कैसा भी आपने उसको बनाया या कहीं से भी लिया या कहीं से भी आपके पास आया, तो सबसे पहले अपना दिमाग जरूर लगाना है, क्योंकि आप खुद जो है, आपने पढ़ा हुआ है, आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हो वहां तक की चीजें आपने सुनी है, समझी है अपने अध्यापकों से, तो आपको हमेशा जो है उस कंटेंट को, यानी जो चीज आपने को मिली है, उसको 2 बार 3 बार खुद पढ़ के और अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए कि ये जो चीज मैं आगे भेज रहा हूँ ये अब मेरी तरफ जा रही है, तो ये और कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तो जब आप ये सोचोगे ना, ये जिम्मेदारी आपके अंदर आएगी कि जो कंटेंट आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, चाहे वो मैसेज है, चाहे वो लेटर है, चाहे वो कहीं का क्वेश्चन पेपर का सॉल्व किया हुआ आंसर है, कुछ भी, उसमें आप अपना जोड़ रहे हो, अपना, और तो हर लाइन को पढ़ो, ध्यान समझो और उसमें अपना ऐड करो। जो आपको ऐसा लगता हो ना कि कुछ ज़्यादा एडवांस लग रहा है या आप सहमत नहीं, उसे हटा दो। तो चाहे कितना ही बना बनाया कंटेंट आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपने इस वाली चीज़ को जिंदा रखा है ना, तो आप जब आगे भेजोगे तो पढ़ने वाला हमेशा खुश होगा कि हाँ ये इसने भेजा, ये इसने भेजा, पहचान जाएगा उसको, है ना? तो अब देखते हैं हमारे बैग से अगला क्या निकलता है। हमारे बैग से अगला निकला है लंच बॉक्स। तो जब आपके स्कूल में लंच ब्रेक होता था तो आपको क्या पसंद था? दोस्त पसंद थे या खाना पसंद था या दोस्तों के साथ हुई बातें? ये सारी बात तो आपने बोल दी उस समय भी ऐसा होता था कि लंच बॉक्स तो हमेशा रेडी होके हमारे टिफिन उसमें बैग में होता ही था। तो जो लंच पीरियड से पहले वाला टाइम होता है ना, उस समय जो सबसे लास्ट का पीरियड था, मतलब जस्ट बिफोर द लंच ब्रेक, उस समय पूरा ध्यान इस बात पे होता था कि जल्दी से वो ब्रेक स्टार्ट हो जाए। और वो ब्रेक भी किस लिए स्टार्ट हो जाए, सही बात बोली आपने बिल्कुल, कि बेटा कि खाने के लिए नहीं, इस बात के लिए कि इस क्लास से बाहर निकलेंगे और सारे दोस्त मिलेंगे, और फिर खाने के तुरंत बाद जो खेलना है वहाँ पे, वो पहले से उसकी प्लानिंग होती थी। तो खाने में मिनिमम टाइम लगाते थे हम लोग, बहुत कम से कम टाइम, कि जल्दी से वो खाना जो है वो खत्म हो जाए, और उसके बाद तुरंत जो है, क्योंकि वो टाइम तो लिमिटेड था ना ब्रेक का, उसके बाद अगली क्लास थी, तो वो जो उनसे बातचीत करनी थी, उनसे मिलना था, उनके साथ खेलना था, या कोई शरारत करनी थी, वो सब प्लानिंग उसी टाइम होती थी कि भाई उस खाने के टाइम में से निकालना है उसको। तो टिफिन के साथ में जुड़ा हुआ ही रहता था। हम लोग का भी यही है, हम लोग भी तुरंत लंच खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग खेलते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपकी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपने अपने अनुभव को बताया, हमारे साथ साझा किया, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है।
हम यहाँ 4 अलग अलग राज्यों से आए, 12 छात्र हैं। हम सबके स्कूल एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग है, मतलब अच्छा। डिफरेंस कुछ है। ने बड़े स्कूलों में पढ़ाई की है, कुछ ने छोटे स्कूलों में, और कुछ के स्कूल में सुविधाएं भी बहुत कम रही है। इसीलिए हमारा अगला सेगमेंट है योर स्कूल एंड माय स्कूल। इसमें हम स्कूल से जुड़े कुछ प्रश्न पूछेंगे और आपको उसका उत्तर देना है। ठीक है। जब आप हमारी उम्र के थे तब आपका स्कूल कैसा था? बहुत ही साधारण, सिंपल, क्योंकि जैसा, क्योंकि मेरा पहला जो स्कूल था वो प्राइमरी स्कूल था, 5th क्लास तक था। और मुझे आज भी याद है सभी टीचर्स वहाँ के। डिसिप्लिन बहुत था। डिसिप्लिन का मतलब है कि जाने का समय, प्रेयर का समय, क्लासेस का समय, रेसेस का समय, छुट्टी का समय। मुझे याद नहीं आता कि हमने इसमें कहीं भी कोई ब्रेक किया हो कभी, है ना, क्योंकि प्राइमरी तक तो मुझे ऐसा पक्का याद है इस बात का कि हर चीज़ बिल्कुल सब घंटी बजती थी, उसके बाद वो स्टार्ट होता था। और साथ साथ जो है वो उस समय जितनी चीज़ें याद कराई गई थी, मतलब चाहे वो इंग्लिश की टीचर ने वर्ड मीनिंग याद करवाई, स्पेलिंग याद करवाई थी, या हिंदी वाले टीचर ने शब्द याद करवाए थे, या मैथ्स के टीचर ने जो सवाल हल करवाए थे, उनके पढ़ाने का तरीका और उनकी स्ट्रिक्टनेस, उस समय तो हम उनसे बहुत डरते थे, घबराते थे, क्योंकि पिटाई भी होती थी। हर क्लास के टीचर के पास डंडा होता था, और जो भी क्लास वर्क आज हुआ है वो नेक्स्ट डे की क्लास के लिए हमारा एक क्विक टेस्ट हो जाया करता था कि वो तुरंत वो पिछला पूछते थे। कई टीचरों का तो बिल्कुल नियम ही था कि क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास का जो वो सुनते थे, और कई एक वीक में एक बार सुनते थे, टेस्ट लेते थे। तो वो वाला जो अनुभव इस टाइप का है, उस स्कूल का अनुभव यहाँ पे। हाँ, खेलने का मौका मिलता था वहाँ पे अलग स्कूल में। प्रेयर बहुत अच्छी होती थी वहाँ पे, असेंबली, और साथ साथ क्योंकि वो आर्य समाज का स्कूल था तो वहाँ पे हर सैटरडे को हवन होता था। तो एक जो कल्चर का जो एक इंटीग्रेशन था ना, वो तो परमानेंटली बैठ गया पूरी। अभी भी मेरे कुछ दोस्त जो है टच में है उस स्कूल के, तो मैं अभी भी याद करता हूँ, सबको याद है, बिकॉज हम उसमें पुजारी बनते थे उस हवन के अंदर रेगुलरली। तो वो हमेशा उन हर क्लास में से कुछ बच्चों को पिक करते थे। तो अगेन वहाँ भी मैं टीचरों का बड़ा फेवरेट था कि भाई ये कर लेगा। तो मुझे सारे जो है मंत्र जो है उस समय, गायत्री मंत्र उस समय से याद है। हमारे स्कूल में तो ऐसा मतलब कल्चरल नहीं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है बट हवन नहीं होता है। हाँ, हम वो लोग के जस्ट बिकॉज कि वो आर्य समाज के स्कूल था इसलिए वहाँ पे विदा थी। बाकी हर स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें थी। जैसे हमारे साथ में एक स्कूल था जो गुरुद्वारा कमेटी चलाती थी, तो वहाँ पे जो है वो उनके तरह के कीर्तन और शब्द होते थे। तो एक मंदिर का स्कूल भी था, तो हर तरह के स्कूलों, लेकिन उनका पर्पस सिर्फ यही था, मतलब वो जो अब समझ में आता है, पहले तो नहीं समझते थे, अब समझ में आता है कि हम जो है वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना जो कल्चर है ना अपना, वो भी, हम अपनी संस्कृति है वो, उसका भी ध्यान बच्चों को होता रहे। तो वो चीज़ अब ध्यान आती है कि बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, अनुशासन भी ज़रूरी है, और अपनी संस्कृति को जानना भी ज़रूरी है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आखिर रहना तो इसी समाज के अंदर है ना, तो ऐसे ग्रो करना है। आज आप जिन स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं वो आपके स्कूल से कैसे अलग है? अभी भी, क्योंकि मेरा काम जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ में, हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ में, तो जहाँ तक जो बेसिक एनवायरनमेंट की बात है, यानी कि कक्षा का समय पे शुरू होना, अलग अलग एक्टिविटीज़ होना और पढ़ाई होना, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है उस वाले पार्ट में, जो बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन जो रिसोर्सेज या संसाधन है ना, वो बहुत बदले हैं। पहले वाले स्कूल में हमारी सारी पढ़ाई जो है वो चौक और डस्टर से होती थी। हाँ, और आज जो है हमारे स्कूलों के अंदर, बहुत मैक्सिमम स्कूलों के अंदर स्मार्ट बोर्ड है। यस। पहले तो कंप्यूटर की बात थी ही नहीं कहीं। नहीं। आज जो है वो कंप्यूटर जो पहले वाले थे वो भी अब एक तरह से पुराने हो रहे हैं, तो अब एडवांस कंप्यूटर भी हैं। तो कंप्यूटर की लैब है, टिंकरिंग लैब्स हैं, रोबोटिक्स की लैब है, स्टेम लैब है, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर ये चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर रिसोर्सेज की तरफ देखा जाए तो बहुत बदलाव आया। लर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो पहले हमारे पास जो सीखने के जो अवसर थे वो बड़े लिमिटेड से थे। मतलब जो हमारे मैडम ने, सर ने कह दिया
वो हमारे पास अल्टीमेट सोर्स था हमारे पास सीखने का, और अगली बार सीखने के लिए हम उन पे ही डिपेंड थे। वो बताते थे और जो किताब वो बोलते थे वही किताब हम लेते थे और वही उसी से पढ़ते थे। आज ऐसा नहीं है। आज ये है कि क्योंकि इतना चेंज आ गया है कि सोर्सेज जो हैं वो एक नहीं है, बहुत है। तो आज बच्चा जो प्राइमरी का भी बच्चा है अगर, तो भी उसके पास मोबाइल है, तो वो बहुत कुछ देख सकता है। अगर वो सीनियर सेकेंडरी का बच्चा है तो भी उसको पता है बहुत सारी वेबसाइट्स जहाँ से वो कंटेंट ले सकता है, अपनी क्लास का वीडियो ले सकता है। तो आज जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा अलग लर्निंग के मामले में हो गया। क्योंकि आज जो बच्चा बैठा हुआ है ना वो बिल्कुल कोरा नहीं है, ब्लैंक से कहते हैं, ब्लैंक नहीं है, और वो सिर्फ टीचर के ही भरोसे स्कूल आया है ऐसा नहीं है। तो ये टीचर्स को भी पता है इस बात का, तो टीचर को भी अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ती है कि ये बच्चा जो है इसको बताने वाले और कई सोर्सेज हैं। तो अब टीचर की जिम्मेवारी ये हो जाती है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग में हम इसलिए कि टीचर को ये बताया जाए कि वो बस इस बात का ध्यान रखे कि क्या चीज़ें नई ज़रूरत है। मतलब ज़्यादा सोर्स हो जाते हैं ना, तो बच्चों को बताना पड़ता है कि ये ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उनको सही ट्रैक पे रखना, और अननेसेसरी जो बहुत सारे सूचनाएं हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो नहीं चाहिए, उसको हटाना, ताकि आपका जो फोकस है ना लर्निंग का, सीखने का, वो हटे नहीं। तो अब ज़्यादा चैलेंज इस बात के ऊपर हो गया। तो सीखने का तरीके में अब बदलाव ये आया कि भाई क्या ना सीखें और किसको हटाएं कि ज़रूरत नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस हो गया है, क्योंकि ये रिसोर्स पर ज़्यादा हो गए। ये जिम्मेदारी दोनों की बन गई, बच्चों की भी और टीचर की भी। बच्चों की सबसे पहले इसलिए क्योंकि उनको मिल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन उनको ये ज़रूर जानना है कि मेरी अपनी जो है ज़रूरत किस चीज़ की है, मतलब क्या चीज़ मुझे आगे आने वाले समय में एक अच्छा इंसान बना सकती। तो उसके ऊपर उनको फोकस रखना, और जो टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, है ना, जो क्विक में आपको एंजॉय करने वाली चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ें जो कि एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, वो बच्चों को खुद डिसाइड करना है कि उसको हटा दें। दूसरा, फिर बाकी वो टीचर्स देखेंगे, अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो वो टीचर उनको कराएंगे इस चीज़ का। स्कूल के बीच ऐसा कौन सा नियम है जो आपको सबसे ज़्यादा अन्यायपूर्ण लगता है? पहले का या अभी का? पहले का, क्योंकि अब आप तो स्कूल नहीं ना पढ़ते, पहले ना पढ़ते थे। पहले वाले में क्या जो अन्यायपूर्ण लगता था, अन्याय हो रहा था, वो उस टाइम तो हमें लगता था कि पिटाई नहीं होनी चाहिए। उस समय ऐसा लगता था कि जो हिंदी की मैडम थी और एक मैथ्स के टीचर थे, हिंदी की मैडम प्राइमरी की जो थी, वो शब्द याद ना करने पे डंडा बहुत तेज मारती थी। तो वो फील कर पाता हूँ मैं अभी भी। और मैथ्स के टीचर सेकेंडरी क्लास में, यानी कि 9th 8 वाले क्लास के जो मैथ्स के टीचर थे, उनका भी ये था। ये उस समय का हमारा फियर था, लेकिन वो उस समय के लिए शायद वही था उनके पास उपाय। आज मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बिल्कुल सही थे, क्योंकि उन टीचर्स की जो डिसिप्लिन्ड अप्रोच थी उनकी, और जिसकी वजह से उन्होंने जो चीज़ें मुझे याद करा दी, वो घुल गई हैं अंदर हमेशा के लिए, उससे कोई अलग नहीं कर सकता। तो इसका मतलब लगता है कि वो तो बड़े हमारे सच्चे वेल विशर्स तो वही थे। हम अभी अनुभव की बात करते हैं तो एक सवाल हमारे मन में अक्सर आ जाता है कि तुम्हें लीडर बनना चाहिए, पर हमें कोई यह नहीं बताता कि असल में लीडर होता क्या है। कभी कभी हमें लगता है कि लीडर वो होता है जो बहुत ताकतवर है, जो सबको निर्देश देता है, लेकिन जब हम अपने स्कूलों में देखते हैं तो नेतृत्व हमेशा ऐसा नहीं दिखाता। ये जो वर्ड है ना लीडर, ये ज़्यादातर हम लोगों ने पॉलिटिकल लीडर से सुना हुआ है। तो बार बार हमारा ध्यान इस बात जाता है कि लीडर का मतलब है नेता बन जाओ, ऐसा लगता है ना सब सुनने में। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने थोड़ा सा जानने की कोशिश करी है, लीडरशिप कुछ और होता है। तो दरअसल स्टूडेंट के अंदर भी लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप का मतलब होता है कि आप ना किसी भी क्षेत्र में इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार रहे, मतलब पहल करने वाले होने चाहिए पहली बात तो। क्योंकि पहल कौन करेगा? पहल लीडर करेगा, फॉलोअर नहीं करेगा ना। फॉलोअर तो वेट करेगा इंस्ट्रक्शन का कि कोई आदेश आएगा तो हम उसे बोलेंगे, करेंगे। तो कक्षा में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो कि शांत होकर वेट कर रहे होते हैं कि टीचर क्या बोले उसके बाद हम बोलेंगे। टीचर जो कहे वो करेंगे, टीचर जो मना कर दे वो नहीं करेंगे। लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटी वाले बच्चे होते हैं, वो कोई भी ऐसा विषय जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं उसको वो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। तो
क्लासरूम के अंदर जो बच्चों की तरफ से लीडरशिप आती है वो आती है और आनी चाहिए, वो ये है कि भाई उन्हें पहल करनी चाहिए कक्षा के अंदर चल रहे वातावरण में अपने आप को वॉलंटियर करने के लिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, ये प्रश्न मुझे आता है। न कि वो वेट करते रहें कि भाई कहीं गलत ना हो जाए, डर न लग जाए, क्योंकि ये चीज़ उनको फिर आगे आने वाले समय में फिर फॉलोअर बनाती है। तो लीडरशिप एक तो पहल करने वाले, दूसरा लीडरशिप का मतलब ये भी होता है कि जो अपने साथ की टीम है ना, उसको नीचे की टीम नहीं मानना होता है। वो टीम का मतलब क्या होता है, बराबर होते हैं सब। तो जब तक आप अपनी चीज़ उनके साथ शेयर नहीं करोगे, है ना, तो कोलेबोरेट नहीं करोगे, आपस में सहयोग नहीं करोगे, तो फिर कभी भी आप उस टीम को लीड भी नहीं कर सकते। तो अगर आप सोचोगे कि आप किसी चीज़ को अकेला छिपा लो और बाकी सब लोग आपको फॉलो करते रहे एज ए लीडर, तो ये तो हो नहीं सकता। तो अपनी कक्षा में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उस प्रोजेक्ट को करते समय आप अपने काम से, यानी कि जैसे आप पहल करोगे या जो सूचनाएं आप इकट्ठी करोगे, जो काम आप करोगे, तो आप अपने काम से अपने आप लीड में आ जाओगे, उसकी चिंता ना करो। लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरों को आप कहाँ सहयोग कर सकते हो, अगर आप उनसे पूछो कि बताओ मैं आपकी कहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ, या दूसरे बच्चों में से जो ऐसा हो जो आपको लगे कि ये बहुत अच्छा बोलता है, ये बहुत अच्छा लिखता है, ये बहुत अच्छा सामान इकट्ठा कर सकता है, उस चीज़ को पहचानना भी एक लीडरशिप का स्किल होता है। मतलब लीडर बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर तो बाकी टीम आप खुद ब खुद आपको लीड में ला देगी, बस आपको उन सारे मेंबर्स की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है। तो अगर आप उनको सहयोग करते हो तो आपको सहयोग मिलेगा। देखो आपने सपोज आप 2 लोग हो मेरी टीम में और मैंने आपको सहयोग किया, एक को किया, ठीक है ना, लेकिन यही काम मैंने 10 लोगों के साथ में किया तो 10 का सहयोग मुझे मिला, तो मैं तो 10 टाइम सहयोग मिला ना मुझे। तो मुझे डरने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए कभी भी कि मैं सहयोग कर रहा हूँ तो मैं नुकसान में हूँ, मैं हमेशा फायदे में हूँ। सो लीडर को नंबर 2 पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको अपने सारे मेंबर्स के साथ में सहयोग करना और कराना सिखाना पड़ेगा। तो उनको अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी। मतलब ऐसा भी नहीं डरना है लीडर को कि भाई अगर मैंने अपनी जगह इसका नाम दे दिया तो कहीं ये फर्स्ट ना आ जाए, मैं पीछे रह जाऊँ, ये भी डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसी सिचुएशन में, पोजीशन में हो कि आप किसी को चुन सकते हो कि भाई तुम ये वाला काम करो, तुम ये वाला काम करो, तो यकीन मानो वो आपसे अपने आप ही नीचे हो गया। आप यहाँ पर हो गए, जैसे ही आपने उसको अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ हो गए, वो यहाँ हो गया। तो जब आप किसी को देते हो ना अपॉर्चुनिटी कि आप ये काम करो, तो घबराओ मत, वो काम ही करेगा, आपके कहने के हिसाब से करेगा, अगली बार और ज्यादा जो है कोऑपरेट करेगा आपको। और आप जैसे ही आप उसको कुछ देते हो तो आपकी पोजीशन हमेशा ऊपर हो जाती है। तो आपको फियर ये निकालना पड़ेगा अपना कि आपको कुछ देने से आपका कुछ खो जाता है, यहाँ पर कुछ देने से आपका उतने ही गुना बढ़ जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। और तीसरा ये भी है दोनों के अलावा कि अगर लीडर है तो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता होगा, तो उसको ज़रा अपना समय और अपना काम ये मैनेज भी करना आना चाहिए। मतलब इसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं या पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने लग जाओगे या बहुत ज़्यादा बातचीत करने लग जाओगे तो अपना समय आपका जो है वो ख़त्म होगा। तो अगर आपको एज ए स्टूडेंट एक लीडरशिप के रोल में अपने आप को देखते हो तो आपको अपना पूरा का पूरा दिन जो है वो प्लान करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है, ताकि आपका कोई भी समय जो है किसी खास काम में ज़्यादा समय न चला जाए। तो अगर इतने चीज़ों को लेके साथ चलते हो तो एक अच्छे लीडर की तरह स्टूडेंट हो तब भी और आगे लाइफ में भी हमेशा लीडरशिप की तरफ बढ़ोगे। मेरा अगला प्रश्न है कि क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व देखा है जिसके पास ना ही कोई पद है ना ही अधिकार? हाँ, और ऐसा बहुत होता है। देखो, पद से और अधिकार से जो नेतृत्व मिलता है वो थ्योरेटिकल नेतृत्व होता है। जैसे कहते हैं 2 तरह की चीज़ें होती है, एक तो होता है कागजी, है ना, जो थ्योरेटिकल है, जैसे किसी को प्रिंसिपल बना दिया स्कूल का बिकॉज ऑफ दी प्रमोशन, उसने इतने साल नौकरी कर ली, नाम आ गया। या किसी को जो है वो किसी संस्था का मैनेजर बना दिया, है ना, या आप किसी क्लास में किसी बच्चे को मॉनिटर बना दिया। ये जो बना दिया वाला काम होता है ना, बना दिया वाले में क्या होता है कि जो कुछ भी बनाने वाले को दिखाई दिया उसने बना दिया उस चीज़ को। अब असली काम तो बनाने के बाद शुरू होता है कि अब नेक्स्ट क्या है। तो अब उसमें क्या है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सारी क्वालिटीज़ बताई,
अगर ये क्वालिटी पर्सनैलिटी के अंदर नहीं है, अगर ये क्वालिटी पर्सनैलिटी के अंदर नहीं है ना, और ना ही वो इसके ऊपर कोई काम कर रहा कि ताकि ये इन चीज़ों को वो इम्प्रूव करे, तो उस पद पे रहते हुए भी और अथॉरिटी में रहते हुए भी वो इस सारी टीम का जो फेथ है वो खो देगा। फेथ समझते हो ना, जब कोई लीडर होता है तो उसकी टीम के सारे मेंबर का उस पर विश्वास होता है कि अगर सर आए हुए हैं यहाँ पे, मैडम आई हुई हैं आज, तो बस हमारा काम आज हो गया, मतलब उनको पता लग गया कि हमारी ट्रेन में इंजन लग गया, इस तरह की फीलिंग। और अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके बिना भी हम काम कर सकते हैं या उनके रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनसे ना तो कोई डायरेक्शन मिलती है ना वो हमारी संभाल करते हैं, ना वो हमारा बचाव करते हैं, ना वो सही समय पे सही गाइडेंस कर पाते हैं पद पे रहते हुए भी। हाँ, ये जरूर है कि अधिकार है तो वो किसी न किसी को जो है वो पनिश कर सकते हैं, वो किसी न किसी के लिए आदेश निकाल सकते हैं, डांट सकते हैं, जैसे जैसे क्लास का मॉनिटर किसी बच्चे को जाके और एक थप्पड़ लगा दे या डांट दे क्योंकि वो मॉनिटर है। लेकिन बच्चे ये मान रहे हैं कि ये हमारी बातों को उठाता नहीं है या हमारे लिए काम नहीं करता। तो ये वाली चीज, दोनों बातों का आंसर आपके कि अगर कोई अथॉरिटी में और पद में नहीं भी है तो भी वो लीडर बन सकता है, प्रोवाइडेड अपने उसने इन चीजों पर काम किया है। तो उसके पास पद और प्रभाव ना भी हो ना, तो भी लोग उसको लीडर बनाते हैं। जब भी कोई काम आएगा और जहां पे भी आप ओपन छोड़ दोगे ना पूरी क्लास को कि चुनो, तो एकदम से उस बच्चे का चुनाव कर लिया जाएगा, सब लोग मिल कर देंगे। और ऐसे ही, और दूसरा, अगर मान लो किसी को जानबूझ के जबरदस्ती बनाया गया है, तो जबरदस्ती बनाया हुआ आदमी जो है वो पद के वो उसके ऊपर थ्योरेटिकली रहेगा, उसकी नेम प्लेट लगी रहेगी वहां पे, लेकिन उसके आदेश को और उसके कहने को उसके ऊपर किसी का फेथ नहीं होगा। तो ऐसी टीम कभी भी कोई रिजल्ट नहीं देगी। वो सब जॉब कर रहे होंगे, है ना, टीम काम नहीं कर रही होगी, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। वो सब लोग थकेंगे, रोज काम करेंगे, रोज थकेंगे, है ना, लेकिन आउटपुट कुछ जीरो आएगा, कुछ भी आएगा। ये अंतर है दोनों में। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। हमने स्कूल फायर के और नेतृत्व पे काफ़ी बातें की, यह बातें बहुत यादगार रही। तो बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे होंगे, क्या आप उन बच्चों के लिए कोई संदेश साझा करना चाहेंगे? हाँ, अगर जैसा तो मैंने बताया कि बच्चे जो आजकल हैं उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, है ना, आप लोगों के पास बहुत सारे। आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज जो है सभी बच्चों के सामने वो यही है कि क्या क्या चीज़ें वो जाने, कितना जाने, है ना, क्योंकि हर एक तरफ उनको बड़े रोक रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनके सामने हैं। तो सबसे बड़ा उनका जो दायित्व है ना वो ये बन जाता है कि वो अपने साथ और अपने आसपास अपने जो बड़े हैं, टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनसे जुड़े जरूर रहें। वो खुद जहाँ जहाँ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन वो कनेक्ट जो है ना, क्योंकि आप मान के चलो कि जिस रास्ते पे कोई पहले चला हुआ होगा उसको उस रास्ते का पता होता है, तो क्यों ना हम उसको ज़रूर अपने साथ रखें। तो अपने टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को, सबसे पहले पेरेंट्स को, सबसे पहले उसके बाद टीचर्स को, क्योंकि पेरेंट्स लेके बहुत सारा टाइम आपके घर साथ रहते हो आप। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ना अपने जो चैलेंजेस हैं, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, मान लो आप टेंशन में आ गए या आप कोई बात बहुत सोच रहे हो चिंता में, सबसे पहले आपको शेयर करना सीखना चाहिए। तो आप अपने घर में पेरेंट्स में, यानी मम्मी से, पापा से, भाई बहन, बड़े भाई से, कोई ना कोई एक या एक से ज़्यादा मेंबर ऐसे बना के रखो जिससे कि आप सब कुछ साझा करो। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप उनको साथ लेके चलोगे तो आपकी बहुत सारे टफ टाइम में आपका साथ देंगे। तो ये तब, और वो आपको सही गाइड भी कर देंगे। डिसीजन आप खुद लो कि आपको क्या करना है, लेकिन आप उनको कॉन्फिडेंस में लेके करो। कोई भी काम अकेले, बिल्कुल अकेले कुछ डिसीजन मत लो, क्योंकि बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन के सोर्स आपके पास है ना, उनको ये पता नहीं है कि आप कहाँ पर बैठे हो। वो सबके लिए है वो सारी जानकारियाँ, तो सारी जानकारी जो आपके लिए नहीं है, उसमें से कितनी आपके लिए या आपके आसपास वाले डिसाइड करके बता सकते हैं आपको, फिर आप डिसाइड कर लेना। थैंक यू सो मच सर, आपके अनुभव जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
हम अपने मेहमान का दिल से धन्यवाद धन्यवाद करते करते हैं हैं। और आप सभी दर्शकों का भी जिन्होंने अप टू क्लोज एंड पर्सनल विद जेन नेक्स्ट देखा। जारी रहे, बातचीत जुड़ी रहे और देखते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।